हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए आज आखिरी क्लासेस है ये, ठीक है, 8वां क्लासेस है। इससे पहले 7 क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को देखा होगा और अच्छे से उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया होगा। चलिए बात करेंगे हम लोग 8वीं क्लास में आज, और यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। बस पूरी क्लास को आप लोग शिद्दत से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। आपके लिए मैंने टारगेट रखा था कि 5 के मेंबर्स आपके फैमिली में होने चाहिए आपके एग्जामिनेशंस तक। बस इसे भी ध्यान रखना है आपको और अपनी तैयारी भी करनी है। आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे 10 पूछे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं भी यहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़े हैं, सारे फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर ने खुर्रम खां को कौन सी उपाधि दिया। ठीक है, मेरी साउंड थोड़ी सी आज खराब है क्योंकि गला खराब हो गई है, ठीक है, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर ने खुर्रम खां को कौन सी उपाधि दिया। तो मेरे भाई याद रखिएगा, जहांगीर ने खुर्रम खां को शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया, टोडरमल के द्वारा किया गया, या फिर अब्दुल समद के द्वारा, या फिर हुसैन काश्मीरी के द्वारा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, टोडरमल के द्वारा जो है भगवत पुराण को किस भाषा में, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि टोडरमल जो थे यह किसके दीवान थे। तो मेरे भाई याद रखिएगा, टोडरमल जो थे यह अकबर के दीवान थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में, या फिर मगही भाषा में, या फिर फारसी भाषा में, या फिर उर्दू भाषा में। तो सिंपली आपको याद रखना है, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी थी। देखिए यहाँ पर कभी कभी आपसे एग्जाम में ये तुर्की भाषा न दे करके आपको दे दिया जाता रहता है चगताई भाषा। कौन सी भाषा, चगताई भाषा। तो आपको सिंपली याद रखना है, चगताई भाषा को ही तुर्की भाषा कहा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस याद रखना है। आगे बढ़िएगा, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन से दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, स्टार लगा लीजिए और छप सकता है क्वेश्चन से दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना की गई। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना जो है हुमायूं के द्वारा कब किया गया। मेरे भाई ध्यान रखना, 1533 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, हुमायूं के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 1533, 34, 35, 36। मेरे भाई देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, आपको ध्यान क्या रखना है। बिलग्राम का जो युद्ध होता है यह कब होता है, 17 मई 1540 को होता है। 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध होता है और किसके किसके बीच होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, शेर खां, किसके बीच, शेर खां और हुमायूं के बीच होता है। और इस युद्ध में जो है यह हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है और इसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका चौसा का युद्ध कब हुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर सारे ऑप्शंस का हम लोग पोस्टमार्टम देखेंगे। देखिए 1532 ईस्वी की बात कर लेते हैं, तो देवरा का युद्ध कब होता है, 1532 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद 1539 की बात करते हैं, तो मेरे भाई 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। फिर 1540 ईस्वी की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है, जिसे हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, कन्नौज का युद्ध। और 1541 में बात करें तो सरहिंद का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए बड़ी आराम से कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है गुलबदन बेगम ने किस मुगल शासक की आत्मकथा लिखी है। स्टार लगाइए क्वेश्चन, और यह पूछी जा सकती है आपसे। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं की आत्मकथा लिखी गई है। किसकी आत्मकथा, हुमायूं की। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या करना है, बाबर की आत्मकथा के बारे में आपसे पूछा जाए तो बाबर की जो आत्मकथा है वह क्या है, बाबरनामा है। ठीक है, वही हुमायूं की आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो हुमायूं नामा है। क्या है मेरे भाई, हुमायूं नामा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। हुमायूं की आत्मकथा को किसके द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा। इसके बाद देखिए अकबर की आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो अकबर नामा है मेरे भाई। क्या है,
अकबरनामा जो है या अकबर की आत्मकथा है। इसके बाद देखिए जहांगीर की आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो मेरे भाई याद रखिएगा तुजुक ए जहांगीरी। क्या याद रखोगे? तुजुक ए जहांगीरी जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो यह है जहांगीर की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? आपको याद रखना है अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वह कौन था? तानसेन था। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है अब्दुल समद से। यहां पर पूछी जा सकती है आपसे कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो याद रखिएगा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद था। और प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कहता है मीर समा किससे संबंधित है? भू राजस्व विभाग से या घरेलू विभाग से या फिर सैन्य विभाग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घरेलू विभाग से। और यहां पर देखिए मीर समा जो होते थे, कौन मेरे भाई? मीर समा जो होते थे यह घरेलू विभाग के क्या होते थे? प्रधान होते थे। क्या होते थे? घरेलू विभाग के प्रधान होते थे। आइए आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आखिरी क्लासेस है आज आपका। क्वेश्चन से मेरे भाई क्या है कि फ्रांकोइस वर्नियर संबंधित है। फ्रांकोइस वर्नियर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शंस में क्या है? तो ऑप्शंस में है बाबर, शाहजहां, हुमायूं और औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, औरंगजेब से संबंधित है। कौन? तो फ्रांकोइस वर्नियर। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रांकोइस वर्नियर जो थे यह औरंगजेब से किस प्रकार संबंधित थे, तो यह एक प्रकार के चिकित्सक थे। कौन थे? एक चिकित्सक थे जो कि किसके? औरंगजेब के दरबार में थे। समझ गए? अगर आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा यह फ्रांसीसी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? फ्रांसीसी यात्री थे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज आपको क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। अब बारी देखिए 2023 में आपसे निश्चित पूछी जाएगी। मेरे भाई आपको याद रखना है क्या कि भारत में सूफी परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सूफी मत या फिर सूफी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बस यही लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे यहाँ पर आंसर राइटिंग मैंने की है आपको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको सूफी परंपरा का परिचय देना है। तो सिंपली आप कैसे इसका परिचय दोगे, तो हम लोग लिखेंगे कि इस्लाम के विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत के नाम से जाना जाता था। इस्लाम में व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित रहस्यवादिता के माध्यम से ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच में क्या किया जाता था, तो संबंध स्थापित करने की बात की जाती थी या फिर संपर्क स्थापित करने का बात कही जाती थी। आगे देखिएगा आगे क्या लिखना है। प्रत्येक धर्म अपने विकास के लिए क्रम में कभी न कभी इस रहस्यवाद का सहारा अवश्य लेते हैं। इसी मध्य से सूफी परंपरा कुरान की पवित्रता की भावना पर आधारित इस्लाम का क्या था? स्वाभाविक विकास है। चलिए आपको क्या करना है भाई, इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको क्या करना है, डेली कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस कीजिए, विशेष क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी गला खराब लग रही है इसलिए मैं आपको विशेष नहीं बता पाऊंगा। सिंपली यहाँ पर देखिए सूफी आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं। तो सूफी आंदोलन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार की है। सबसे पहला इनकी प्रमुख विशेषताएं में से एक है ईश्वर एक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, ईश्वर की कल्पना सुंदर स्त्री के रूप में की गई है। इसके बाद चलिए आगे प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है। इसके बाद चलिए आगे क्या है, तो आगे गुरुओं के महत्व को वर्णित किया गया है। फिर है संगीत को महत्व दिया गया है। आपको क्या करना है, इसमें से मैंने आपको यहाँ पर 8 पॉइंट लिख कर दिया है, लेकिन ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जो आपको इसमें से छोटा लगे आप कुल 6 पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा। हृदय की शुद्धता के बारे में बताई गई है। इसके बाद देखिए आचरण की शुद्धता के बारे में बताई गई है। और एक आखिरी जो है वह क्या है, तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता के समर्थन के बारे में बताई गई है। ठीक, आपको क्या करना है, इसी तरीके से एग्जाम में आंसर राइटिंग करनी है। उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसके बाद जस्ट जो है पेपर नंबर 6 की क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी। तो आप लोग क्या करिए, पेपर नंबर 5 की पूरी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और डेली इसका प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको बेहतरीन 75% से ऊपर मार्क चाहिए तो निश्चित ही आपको ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। और जितनी भी क्लासेस मैंने पेपर 5 के लिए दिया है मेरे भाई, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला है। तो बस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत जारी है। तो बस आपका एक काम है कि फटाफट से आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए और टारगेट जो है 5K को जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।